हेलो एवरीवन। जैसे ही एग्जाम का डेट पास आता है सबके मन में तो एक ही क्वेश्चन होता है, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा मैम, पर क्या मेरा अभी भी हो सकता है, होप है? क्या सच में 2-3 दिन पढ़कर एआईबी क्लियर कर सकते हैं क्या? ये सवाल तो सिर्फ आपको थोड़ी ना है। ऐसे ही हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं आखिरी के 2-3 दिन में कि मैम कुछ तो बता दो, क्या हम सच में कर पाएंगे कि नहीं, बस ये बता दो। ये आंसर तो मैं कहूंगी पक्का आप कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल से पेपर तो टफ होता जा रहा है, बट फिर भी लोग 2-3 दिन की पढ़ाई से निकाल भी तो रहे हैं, है कि नहीं? तो अगर आप अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं या अभी आप रिविजन करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया पर अभी आप फ्री हुए हैं, नेक्स्ट 2-3 डेज में लगातार बस एआईबी का ही पढ़ाई करेंगे, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के हैं तो ये लेक्चर आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस लेक्चर में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप प्लान एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, एंड आखिरी की जो टाइम आपके पास बचा है एआईबी एग्जाम से पहले उसको कैसे यूटिलाइज करना है, स्टेप बाय स्टेप बैनर मैं अभी बताऊंगी। एंड एंड में बोनस में ये भी बताऊंगी कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको छूना ही नहीं है, वो भी मैं बताऊंगी, तो एंड तक लगे रहना। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने से पहले आपको अगले 2-3 दिन में ना एक ही चीज दिमाग में लगा के जाना है। एआईबी जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें आपको 100 में से टॉप नंबर लेके नहीं आना है। एआईबी एग्जाम में किसी को रैंक नहीं मिलेगा। एआईबी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको पास या फेल में ही रिजल्ट मिलेगा। एंड इसका जो क्वालिफाइंग मार्क है, जनरल कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स है, एंड जो SC ST कैटेगरी से है उनको 40 नंबर 40 मार्क लेके आने हैं आउट ऑफ 100। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखिए एआईबी एग्जाम में ना हमेशा हर साल आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ी होती है, ये कट ऑफ मार्क को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ इश्यू होता है। तो अगर आपको सेफ साइड में रहना है तो आपको 40 या 45 लेके नहीं आने हैं, आपको सेफ जोन या सेफ साइड रहने के लिए 50-55 मार्क्स तो लेके आने पड़ेंगे, तभी आप सेफ रहेंगे। ठीक है, तो आपको टारगेट क्या लगा के जाना पड़ेगा कि आपको 100 में से 50, 52, 55 लगभग इस रेंज में कुछ ना कुछ आपको लेके आना पड़ेगा, ताकि आप सेफ रहे एंड आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, है ना? जैसे हम कहते हैं ना, एक एक बूंद से सागर बनता है, तो ये जो 50 नंबर आपको आने हैं वो भी तो एक एक क्वेश्चन से ही तो आएंगे। तो इसीलिए हमारा स्ट्रैटेजी भी कुछ ऐसा ही है। हम अभी ये पूरा 50 या 55 नंबर के बारे में नहीं सोचेंगे, हम पहले के 5, पहले के 10, पहले के 20 मार्क के बारे में पहले सोचेंगे, वो अच्छे से करेंगे, फिर उसमें 2-3 मार्क और ऐड करते रहेंगे, तो रेडी हो जाइए। हमारा जो स्टेप 1 है, इस स्टेप 1 में आपको ये वाले सब्जेक्ट खत्म करके जाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड बी वेरी वेरी श्योर, जो मैं बता रही हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जैक्ट इसी ऑर्डर में पढ़कर लास्ट मोमेंट पे भी क्लियर कर लेते हैं, है ना? ये इसीलिए ऐसा है क्योंकि ये सिंपल एंड स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। अब काफी लोगों को ये गलतफहमी होती है, मैम सीपीसी ना बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सीपीसी पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बड़े टफ आते हैं मैम, बाकी तो कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से अभी पढ़ाई स्टार्ट कर ले। देखिए मैं एक साफ साफ सी चीज बताती हूँ, ये जो एआईबी एग्जाम है ये तो बैराक बेस्ड एग्जाम है, यानी आपको बैराक में से आंसर ढूंढना पड़ेगा। अब जितनी मोटी बैराक होती है उतना स्कोप बढ़ जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए भी। अब ये छोटे बैराक जो हैं, ये देखिए छोटे छोटे बैराक हैं, घुमा फिरा के जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे इस पतले बैराक में ही तो कहीं ना कहीं आप ढूंढोगे। अब जो आपका एडवोकेट्स एक्ट है या फिर आप यही देख लो, एनआई एक्ट देख लो, पतला पतला एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पतला ही है। अगर आप ये पतले पतले एक्ट्स लेके जाते हैं और ये पहले आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपको टाइम भी बचेगा, आसानी से आंसर्स भी मिलेंगे, एंड आप अभी जब पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपको इतना बैराक्ट का पूरा सब कुछ पढ़ के जाना जरूरी नहीं है। बस ये पतले बैराक्ट में जो 4 चैप्टर है वो पढ़ लेना, इसमें से जो 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो कर लेना, वो आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग होगा, है ना? तो इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजी है ना कि हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पहले कर लो, क्रिमिनल लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहले कर लो। हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं भी बताऊंगी कैसे करना है उनको,
पर ये नहीं कि बस आज ही बैठे हैं, ये हमारा पहला घंटा है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया एंड हम सीधा सीधा BNSS से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही टफ है और इम्पॉर्टेंट है, वहां से स्टार्ट करेंगे। इतना टफ है कि आपको लगेगा कि अब उम्मीद ही छोड़ दो, हमसे हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप स्टार्ट करना अपने प्रिपरेशन एडवोकेट्स एक्ट से। एडवोकेट एक्ट की बेयर एक्ट काफी छोटी है, बस इतनी सी है, इतनी पतली सी बेयर एक्ट है, इससे स्टार्ट करना। एडवोकेट एक्ट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 क्वेश्चंस। ये जो एडवोकेट्स एक्ट है सिलेबस में, जो अभी अभी खोल के अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन, उनको मिलेगा नहीं। वो फिर आके कहेंगे कमेंट्स में कि मैम एडवोकेट्स एक्ट तो सिलेबस में है नहीं। एडवोकेट्स एक्ट आपका प्रोफेशनल एथिक्स का उसमें आता है। प्रोफेशनल एथिक्स करके एक सिलेबस में लिस्ट है, AIB 20 के ऑफिशियल सिलेबस में प्रोफेशनल एथिक्स, उसके अंदर जो बेयर एक्ट पढ़ना है वो है एडवोकेट्स एक्ट, जिससे 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स 1, कॉन्ट्रैक्ट्स 2, कॉन्ट्रैक्ट्स का बेयर एक्ट भी छोटा है, इन दोनों को मिलाकर आपको 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 मार्क्स। मैंने तो कोर्स में कॉन्ट्रैक्ट्स 2 को काफी समरी मैनर में भी पढ़ाया। कॉन्ट्रैक्ट्स 1 में भी आपको पूरा पढ़ने की अगर टाइम नहीं है तो छोड़ देना, सेक्शन 2 टू सेक्शन 30 कर लो। कॉन्ट्रैक्ट्स 1 में कितना करोगे, सेक्शन 2 टू सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लेना। फिर जो आपका NI एक्ट है दैट इज फॉर 1 मार्क। NI एक्ट में क्या करना है, चेक का डेफिनेशन, प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन, चेक बाउंसिंग का प्रोसीजर, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बस पूरा कोर्स जो मेरा है इन द फुल कोर्स, उसमें NI एक्ट शायद 1 घंटे से कम में है, अंडर 1 आवर आपका पूरा NI एक्ट खत्म हो जाएगा। 1 घंटा बैठो, 1 मार्क खत्म। फिर IPR आपके 2 मार्क्स का है, IPR भी बस उतना ही है, 1 घंटा है कोर्स में, पढ़ लेना, खत्म, 2 मार्क। फिर मुस्लिम लॉ, देखो मुस्लिम लॉ में अभी थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना मुस्लिम लॉ से। मुस्लिम लॉ से भी आपके 2 नंबर आ जाएंगे। टॉर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी है, स्कोरिंग है, 3 नंबर आप यही से लेके आना। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अनदर इजी, हर साल काफी इजी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं PIL से, तो वो भी तो कर लो। तो ऐसे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जहां से आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो यहाँ से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, फटाफट ये सब्जेक्ट्स खत्म भी हो जाएंगे, तो आपको लगेगा अच्छा इतना तो कर लिया, अब आगे जाके थोड़ा मुश्किल वाले एक्ट्स करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ी सी उम्मीद रहेगी, एंकरेजमेंट मिलेगा, लगेगा कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक कर लिया। एडमिन लॉ की बात करना, एडमिन लॉ कुछ लोगों को मुश्किल लग सकता है, कोई बात नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। एडमिन लॉ के वैसे 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4, आप 4 आउट ऑफ 4 लेके मत आना, बस 2 ही नंबर लाने हैं यहाँ पे, 2 मार्क यहाँ। एनवायरमेंटल लॉ 2 मार्क। तो आप बताइए, यहां तक कर लिए तो आपको लगेगा भाई साहब मैंने तो काफी सब्जेक्ट कर लिए है ना, इतने सब्जेक्ट कर लिए हैं, लगभग मेरे 18 to 20 मार्क्स इन टॉपिक से मैं स्कोर कर ही सकती हूँ, है कि नहीं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। तो हमारे जो 50 नंबर है, 50 नंबर में से 18 या 20 नंबर तो यहाँ से आ ही गए, ठीक। अब यहाँ पे खत्म करने के बाद आपको जाना चाहिए आर्बिट्रेशन एक्ट पे। आर्बिट्रेशन एक्ट इनसे थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मोटा है कंपेरेटिवली, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जो पहले मैंने बताया उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। आर्बिट्रेशन एक्ट में 2-3 कॉन्सेप्ट है, पढ़ लिया तो फिर आप बेयर एक्ट से आराम से आंसर्स एग्जाम हॉल में बैठ के ढूंढ सकते हो। तो आर्बिट्रेशन एक्ट से 3 नंबर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 2 नंबर। अगेन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मैम कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, अभी इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, 2 नंबर, 2 में से 1 तो आ ही जाएगा आपका। फिर हिंदू लॉज, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है आपका, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये हिंदू लॉज पूरा मिला के आपके 5 नंबर यही हो गए, है ना। ये खत्म करने के बाद अब हम जाएंगे हमारे क्रिमिनल लॉज पर। अब इस बार का सिलेबस AIB 20 का जो सिलेबस है उसमें ओल्ड क्रिमिनल लॉज भी है, न्यू क्रिमिनल लॉज भी है। अब AIB 19 के सिलेबस यानी पिछले साल के सिलेबस में भी कुछ ऐसे ही था, ओल्ड न्यू दोनों को इंक्लूड किया था। पर क्वेश्चन पेपर जब हमने देखा AIB 19 का, उसमें फोकस सब कुछ नए लॉ के ऊपर ही था। वैसे जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स में तो चेंज नहीं है, पुराना लॉ हो नया लॉ हो, कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही रहते हैं, सेक्शन नंबर्स में चेंज है। तो इसलिए जब भी आप अभी पढ़ रहे हैं तो BSA पढ़ना, एविडेंस एक्ट को साइड में रख लेना, एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट लेके जरूर जाना, क्योंकि क्या पता एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो तब आपको ये लगना नहीं चाहिए कि शायद मैं एविडेंस एक्ट भी ले आती, तब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो आप पढ़ेंगे क्या, BSA
पर ही फोकस करते हुए पढ़ेंगे। एविडेंस एक्ट को बस लेके जाना अपने साथ, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, सेक्शन नंबर इधर उधर का चेंज होगा, ठीक है। तो बीएसए कर लिया, बीएसए एविडेंस एक्ट। अब ये बीएसए एविडेंस एक्ट टोटल 8 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब 8 के 8 नहीं ला पाए, सारे करेक्ट नहीं किए तो भी क्या, 5-6 तो आप कर ही सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो 5-6 मार्क्स आप यहाँ से लेके आ सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा करके इनमें से अनदर 10 मार्क्स आपने गेन किया, है ना। पहले के 20, यहाँ के 11-12, यहाँ से 10 या 11 जितना भी हुआ, यहाँ से इन सब्जेक्ट से आप लेके आए। थोड़ी सी अब उम्मीद बन रही है, अच्छा चलो यहाँ तक कर लिया तो थोड़ा सा और कर लेंगे, आपको थोड़ी सी प्रोत्साहन खुद से मिल ही जाएगी। अब देन वी विल डू स्टेप 3 में बाकी के 2 आपके जो क्रिमिनल लॉज हैं। यहां पर भी वही है, आईपीसी का बैरक लेके जाना है, पर पढ़ना है मेजर फोकस बीएनएस पर लगा के। यहां पर भी सीआरपीसी का बैरक लेके जाना है, पर फोकस जो है वो बीएनएसएस पर करना है। अब बीएनएसएस को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये सच है एंड आप बस मेरा विश्वास करना। देखिए बीएनएसएस मुश्किल है, काफी लोगों को ये मुश्किल लगता है, ये सच है। इट इज अ टफ सब्जेक्ट एंड इट्स अ वेरी प्रोसीजरल सब्जेक्ट, काफी पढ़ना पड़ता है। पर जब हम एआईबी के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चंस उतने मुश्किल नहीं होते। बीएनएसएस हाँ वैसे तो सब्जेक्ट मुश्किल है, पर अभी हम 2 दिन में बैठ के पूरा सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम बस उतना करेंगे जितना एआईबी एग्जाम के लिए चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो बीएनएसएस जो है ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बीएनएसएस एंड सीआरपीसी, ये जो हमारा सीआरपीसी बीएनएसएस है, यहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इन 10 नंबर में से आप आराम से 5-6 लेके आ सकते हो, बस ऊपर ऊपर पढ़ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे चार्ज क्या होता है, प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स करके भी आप यहाँ से मार्क्स लेके आ सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये वाला सब्जेक्ट को मुश्किल मानकर छोड़ना नहीं है। एंड बीएनएसएस को मैंने अगर आप ध्यान से देखते हैं, अभी तक हमने सीपीसी या कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट नहीं किया है। मैंने बीएनएसएस एंड बीएनएस को बाकी सीपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि बीएनएस एंड बीएनएसएस आर मच मोर स्कोरिंग दैन सीपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सीपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, वही 5 या 6 मार्क लाने के लिए। तो इसीलिए थर्ड स्टेप में मैंने 2 क्रिमिनल लॉ ही लगाए हैं, ये पहले खत्म करना है। ये दोनों हो गए, फिर हम जाएंगे यहाँ से 5-6 नंबर इकट्ठा कर लिया, यहाँ से 5-6 नंबर। बीएनएस टोटल 8 नंबर का होता है, इन 8 में से भी मान लो आपने 6 करेक्ट कर लिया या 5 करेक्ट कर लिया, तो यहाँ से आपके 10 नंबर और हो गए, है ना। कितने हो गए, अब 40 लगभग तक तो हम आ ही गए। अब एंड में आप क्या करोगे, सीपीसी करना, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात आप ध्यान से सुनना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ जी मैम ये तो 10 नंबर का है, मानती हूं मैं भी, पर अगर आप पिछले 4 या 5 साल के पेपर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से आजकल डायरेक्ट बैरक क्वेश्चंस काफी कम आते हैं। 3 या 4 ही बैरक से करने वाले क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में 1 या 2 केस लॉ आते हैं, 1 या 2 डॉक्ट्रीन आते हैं। ये केस लॉ बैरक में नहीं होता है, डॉक्ट्रीन नहीं होता है, जो आपका जजमेंट का इंटरप्रिटेशन, ये वो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब भी आप पूछने लगे हैं। ये सारे जो टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछ रहे हैं वो आपको बैरक में नहीं मिलेंगे। एंड ये केस लॉज एंड डॉक्ट्रीन्स का ना कोई सीमाएं नहीं है, देयर इज नो लिमिट। आप कितना भी पढ़ लो, देयर इज अ चांस कि कुछ और भी पूछ ले, ये चांस होता है। ऐसा क्लीनली नहीं होता है कि पेज 1 से पेज 10 तक पढ़ लिया तो पक्का 1 नंबर आएगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम एंड में लगाया है, एंड आप भी ऐसे ही करना, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में या टॉप प्रायोरिटी में लगा के पढ़ते हैं तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, जो एक्चुअल में 1 घंटा बैठ के पढ़ेंगे तो स्कोर कर सकते हैं, वैसे सब्जेक्ट्स आपके रह जाएंगे। तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को एंड में रखना है, स्पेशली लास्ट मोमेंट पे। एंड जो आपका सीपीसी है, सीपीसी में जो ऑर्डर्स होते हैं उसको नहीं पढ़ना, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो बस आपको किस पे फोकस करना है, सेक्शंस पे फोकस करना है, सीपीसी के सेक्शंस पर। एंड ये सेक्शंस में भी मैं बता देती हूँ, सेक्शन 2 जहां से डेफिनेशन स्टार्ट होते हैं, वहां से स्टार्ट करते हुए आप सेक्शन 35 कैपिटल बी यहां तक पहले पढ़ लेना, फिर टाइम बचे तो बाकी पढ़ लेना कॉन्सेप्ट्स। एंड जो आपका लास्ट चैप्टर है सीपीसी सेक्शंस, लास्ट चैप्टर, लास्ट पार्ट बोलते हैं,
CPC में उसको पार्ट बोलते हैं, तो लास्ट पार्ट जो है वो आप सेक्शंस में कर लेना। ये सब खत्म करके अगर आपके पास और भी टाइम बच गया ना, तब बैठ के पढ़ना बाकी इन डेप्थ स्टडी, केस लॉज, डॉक्ट्रीन्स, ये सब आप बाद में पढ़ना, ठीक है। तो आई होप यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे स्ट्रैटेजिकली पास मार्क लेके आ रहे। ऐसे पढ़ोगे तो पक्का आपको मिलेंगे यार मार्क्स, बिकॉज मैं जो बता रही हूँ ये एकदम ही स्टेप बाय स्टेप मैनर है, रीजनेबल मैं बता रही हूँ कौन से सब्जेक्ट आप कर सकते हो, एंड ये भी मैं काफी ओपनली बता रही हूँ कि कुछ सब्जेक्ट आप नहीं कर पाएंगे 2 दिन की पढ़ाई से, तो वैसे सब्जेक्ट्स पे अभी टाइम वेस्ट मत करना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना एंड में बताऊंगी क्या नहीं करना है, वो भी बता देती हूँ। ये देखना, 3 ऐसे एक्ट हैं जो बहुत सिंपल है, आपको अभी बैठ के उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैराक लेके एग्जाम हॉल में जाना, वहां पे जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए आंसर्स ढूंढने के लिए, वो अप्लाई करते हुए इन तीनों सब्जेक्ट के आंसर्स आप ढूंढ के वही के वही करेक्ट लगा के आ जाना, ठीक है। तो मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, या फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि साइबर लॉ है, उनमें से अभी बैठ के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बैराक लेके जाना, सीधा सीधा एग्जाम हॉल में ही इन तीनों बैराक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो करना, ठीक है। एंड जो बिल्कुल आपको करना ही नहीं है वो है ये कंपनी लॉ, अभी बैठ के बैराक मत खरीदना, वो मत पढ़ना। टैक्सेशन, इनकम टैक्स एक्ट मत खरीदना, GST बैठ के मत पढ़ लेना, अभी नहीं करना है आपको ये सब्जेक्ट। स्पेशली लेबर लॉज बिल्कुल भी नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू। क्योंकि अगर आपको पता है इंडिया में पुराने वाले, जैसे पुराने क्रिमिनल लॉ, नए क्रिमिनल लॉ ऐसे है ना, लेबर लॉज में भी कुछ ऐसे ही हुआ। पुराने लेबर लॉज थे, सारे पुराने लेबर लॉज को रिफॉर्म करते हुए नए लेबर लॉज भी आ गए हैं। नए लेबर लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं 2 या 3 दिन पहले ही। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो हमारा AIB 19 का पेपर था उसमें 4 क्वेश्चंस में से उन्होंने 2 क्वेश्चन ओल्ड लेबर लॉ से पूछे एंड 2 क्वेश्चंस उन्होंने न्यू लेबर लॉ से पूछे। अब हमें ये नहीं पता कि AIB 20 में ओल्ड पूछेंगे कि न्यू पूछेंगे। जो अगर आपने बैराक की सेट खरीदी हुई होगी तो उसमें जो आपको बुक मिला होगा वो है ओल्ड, उसमें आपका न्यू लेबर लॉज नहीं है। एंड हमें ये पता ही नहीं है कि न्यू लेबर लॉज एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे, तो उसका बैराक अब खरीदना भी वेस्ट ऑफ मनी है। तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है वो छोड़ ही दीजिए। अब लेबर लॉज भी छोटा नहीं है, 4 कोड्स हैं, लगभग 1000 पेजेस आपको ढूंढने पड़ेंगे एग्जाम हॉल में बैठ के। तो ऐसे टॉपिक्स को हम लास्ट मोमेंट पे फोकस करेंगे ही नहीं। सो क्लियरली इनको मैंने ऑप्शनल डाल दिया है, पर बोल रही हूँ डोंट टच, लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल टच ही नहीं करना चाहिए ये वाले, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। इसलिए मैंने लिख दिया क्या करना चाहिए, मैंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप मैनर में, वही करना। एंड जो चीजें मैंने बताया स्पेसिफिकली कि इस पे आप टाइम वेस्ट मत करो, उस पर टाइम वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो पक्का आप ही 3-4 दिन में फिर मेरे को कमेंट करके बताओगे कि मैम मैंने क्लियर कर लिया है अभी 21st अटेम्प्ट में। तो ऑल द वेरी बेस्ट।